हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 9 महीने में किन बातों का ध्यान रखें और किन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातें और तरह तरह की एडवाइस देते रहेंगे, तो हमें किन बातों को सुनना है और किन बातों को हमने ओवरहियर करना है। और हमें ध्यान देना है कि इस 9 महीने में बच्चा कैसे बड़ा होता है, कहाँ कहाँ शिफ्ट होता है और ना जाने क्या क्या होता है। तो उसका एक छोटा सा पोर्शन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपका जो बेबी है वो अभी होता नहीं है, वो केवल फैलोपियन ट्यूब में एक छोटे से अंडे की तरह होता है और यहाँ से सर्विक्स से, जो कि वेजाइना के भी अंदर यूट्रस का माउथ होता है, वहां से क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है। और जैसे ही स्पर्म्स यहाँ पे इजैकुलेट आपका आता है, वैसे ही ये स्पर्म्स अंदर जाते हैं और साथ में आप देखेंगे ये म्यूकस उसको ऊपर जाने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी की तैयारी में सबसे पहला काम ये होता है कि आप जब प्लान कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, तो एक दूसरे को अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से जो भी आप दोनों की है सफिशिएंट टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का काम है, आपने सिर्फ इजैकुलेट करना है और वर्क इज डन। नो, आपने एक दूसरे को, अपनी केमिस्ट्री को समझना है और उतना टाइम फोरप्ले के लिए डिवोट करना है, जिससे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सर्विक्स है, सर्विक्स से उतना ही ज्यादा म्यूकस रिलीज होगा और स्पर्म्स को ऊपर जाने में उतनी ही हेल्प होगी। और अब जब यहाँ से म्यूकस के हेल्प से स्पर्म्स ऊपर जाके फ्यूज हो जाते हैं, हालांकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स यहाँ पे इजैकुलेट होके आते हैं, लेकिन ओनली थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स जो हैं अंदर पहुंचते हैं और उसमें से केवल एक स्पर्म, लकी स्पर्म जो होता है, वो उससे फ्यूज होता है। और फ्यूज होने के बाद आप ये देखेंगे कि 3 दिन तक, ऑलमोस्ट 3 दिन तक वो एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 36, 36 से इस तरीके से धीरे धीरे क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो लगभग 3 दिन तक जो आपने प्लान किया है, वो बेबी यहीं पे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। लेकिन साइड वाइज क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करती है, जिससे क्या होने लगता है, ये जो लाइनिंग, यूट्रस की जो लाइनिंग पहले बहुत हल्की पतली थी, वो अब धीरे धीरे क्या होने लगती है, थिक होने लगती है। और आपको हम बता दें कि यूट्रस का जो साइज है, नॉर्मली बच्चेदानी का साइज एक छोटे गुआवा या एक एप्पल के जितना होता है और इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 60, 50, 70 ग्राम्स के बीच में होता है। किसी का कम, किसी का थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट 50 से 70 ग्राम्स के बीच में होता है। और इसकी जो लोकेशन है वो क्या होती है, टांगों के थोड़ा सा ऊपर, आपकी नेवल के नीचे जाके, और आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी पैंटी के बीच में रहता है। जहां तक आपकी पैंटी, आप अंडरवियर पहनते हैं, केवल वहां तक पैंटी के अंदर ये रहता है, यानी कि पैंटी से ऊपर इसकी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं होती। अब धीरे धीरे जब बेबी आपका बढ़ रहा है, पहले वो 3 दिन तक यहाँ रहता है और 3 दिन के बाद जब हॉर्मोन्स बढ़ते हैं, साथ साथ ये लाइनिंग, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बड़ी होती है, तो ये बेबी यहां से शिफ्ट होके और क्या होता है, लाइनिंग के ऊपर आकर चिपक जाता है। लाइनिंग पर चिपकने को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन 3 से लेके 5-6 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। और इस इम्प्लांटेशन में जो एंडोमेट्रियम है वो यहां से हटाई जाती है, थोड़ा सा उसको डिप करके हॉर्मोन्स की हेल्प से वो खुद उसके बीच में छुप जाता है और धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। तो कभी कभी आप देखेंगे किसी किसी को इम्प्लांटेशन के वक्त हल्की सी ब्लीडिंग, 1 स्पॉट, 2 स्पॉट या मैक्सिमम 1 दिन तक 4-5 स्पॉट लग सकते हैं। लेकिन 1 दिन से ज्यादा, हम कहें कि 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग वैसे भी हल्की होती है, इसके लिए हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे इम्प्लांटेशन जब 3 से 7 दिन के बीच में यानी कि फर्स्ट वीक के बीच में हो जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने ठंडे पानी से नहीं नहाना और ठंडे पानी का आपने परहेज करना है, क्योंकि एकदम जब आप अपनी बॉडी को ठंडा करते हो तो बहुत सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। डॉक्टर्स आपको कभी कभी इम्प्लांटेशन के लिए कुछ मेडिसिन भी देते हैं, तो वो आपको अगर रिक्वायर्ड है तो आपने जरूर लेनी है। और 12 वीक तक हम क्या देखते हैं कि पहले दिन से लेके 12 वीक तक जो है बेबी के कोई ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, एब्सोल्युटली क्लियर ऑर्गन्स नहीं होते हैं, और इसीलिए इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कहा जाता है कि आपने बहुत ज्यादा अपनी बॉडी का और अपना ध्यान रखना है। बहुत सारी लेडीज फर्स्ट डे से ही ये सोचकर कि मेरे को अब डबल खाना खाना है, वो डबल खाना स्टार्ट कर देती हैं, या पर्टिकुलर किसी एक टेस्ट का खाना वो खाती हैं, दूसरे टेस्ट का खाना वो बिल्कुल छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं करना, आपने बैलेंस्ड डाइट ही लेनी है। उस बैलेंस्ड डाइट में सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन, थोड़े मिनरल्स, थोड़े विटामिन, थोड़ा वाटर, मिल्क आना चाहिए, थोड़ा सा फैट आना चाहिए। एवरीथिंग यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर डाइट। इसके बाद हम क्या देखते हैं, 12 वीक के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है उसके बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं, और जो 6 वीक है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे प्लेसेंटा बन जाता है, यानी कि जो बेबी पहले इसके अंदर लाइनिंग के अंदर छुपा हुआ था, आधा अंदर आधा बाहर था, फिर वो धीरे 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 प्लेसेंटा की ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है, बाहर आ जाता है, और ये अब कभी कभी मूव भी करने लगता है। लेकिन इसकी मूवमेंट आपको महसूस नहीं होती क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, ये यूट्रस की वॉल से ही नहीं टकरा पाता, तो आप क्योंकि एक सैक में बंद होता है, तो ये कैसे आपको मूवमेंट बाहर की स्किन के ऊपर, पेट के ऊपर फील होगी, वो आपको फील नहीं होती है। फिर इसके बाद 6 वीक में हम क्या देखते हैं कि 6 वीक में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है 6 वीक तक, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। 6 वीक से पहले पहले ही आपने पहला अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है डॉक्टर से, ताकि आपको पता चल सके कि बेबी यूट्रस में आ गया है या फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो कर रहा है। और किसी भी तरीके का अगर आपको पेन होता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो फर्स्ट वीक से लेकर 12 वीक तक जो बेबी है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही होता है, और लेकिन 12 वीक से 24 वीक के बीच में जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है ये काफी कंफर्टेबल होता है। इस दौरान आप वॉक कर सकती हैं, आप हल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप जॉगिंग कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं, लेकिन केवल वही एक्सरसाइज करिए जो आप पहले से करती आ रही हैं, जिसमें आप पहले से कंफर्टेबल हैं। अननेसेसरी किसी के भी कहने में आके जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज ना करें कि नॉर्मल डिलीवरी होगी अगर मैं एक्सरसाइज करती रहूंगी। नहीं, आप जबरदस्ती कोई भी एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें, और खाना आप बैलेंस्ड ले, और कभी किसी के कहने में आके कोई मेडिसिन कि इस दौरान अगर हम ये मेडिसिन लेंगे तो बेबी बॉय होगा या मेडिसिन लेंगे तो बेबी गर्ल होगी, नहीं, क्योंकि मेडिसिन से कभी भी ऐसा नहीं होता है। जो डिसाइड होना था वो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डे जब आप इंटीमेट हो रहे थे उसी समय डिसाइड हो जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा या कि बेबी गर्ल होगी। इन चीजों से आपने अपने आप को दूर रखना है। फिर हम देखते हैं 24 वीक से 36 वीक के बीच में, क्योंकि अब सारे ऑर्गन्स बन चुके थे तो अब वो धीरे 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 ग्रो करने लगते हैं, बेबी का वेट बढ़ने लगता है, और आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट का खाना अगर अच्छा लग रहा है तो आपने उसके ऊपर इम्फेसिस नहीं करना, आपने सारी की सारी डाइट लेनी है। और यहाँ हम क्या देखते हैं, जो पहले आपका बेबी बिल्कुल राई के दाने से स्टार्ट हुआ था, फिर वो मटर के दाने के जितना बना, फिर वो छोटे से एप्पल जितना बना, फिर और बड़ा हुआ, यहाँ तक जब तक उसके पूरे 6 मंथ होते हैं तो वो एक फुटबॉल के बराबर हो जाता है, और जब तक 9 मंथ होते हैं तो आपके जो बेबी है उसकी जो डायमेंशन है वो लगभग एक बड़ा तरबूज, वाटरमेलन, या आप कह सकते हैं 2 फुटबॉल के बराबर बेबी का वेट हो जाता है। और हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक
जो आपका यूट्रस है वो आपकी पेंटी के अंदर ही रहता है, यानी कि पेट के अंदर नहीं आता, वो लोअर एब्डोमेन रीजन में होता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो वो धीरे धीरे, देखिए पहले आपका पेट यहाँ पे है और यूट्रस जो है वो नीचे है, फिर वो आधा पेट के अंदर आ जाएगा और आधा पेट से नीचे रहेगा। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते जो है पेट आपका नीचे रह जाएगा और यूट्रस जो लोअर एब्डोमेन है वो नीचे आज रह जाएगा, पेल्विक रीजन नीचे रह जाएगा और जो आपका यूट्रस है वो पूरा की पूरा आपके स्टमक के पास यानी कि आपके पेट में आ जाता है। तो इसीलिए आपको जो पेट है वो बड़ा हुआ लगता है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी जो है वो पेल्विक रीजन में होता है, यूट्रस पेल्विक रीजन में है, तो आपको उसकी ग्रोथ नजर नहीं आती है। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे, जब आप प्रेग्नेंट जैसे ही आप होते हैं या आप प्लान करते हैं उससे पहले ही आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स और आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज आपको थोड़ा सा सजेशन देने लग जाते हैं कि आप इस तरीके की डाइट लो, अगर आप केसर वाला दूध पियोगे तो आपका बेबी गोरा होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन सब चीजों से अपने अपने आप को दूर रखना है। बेबी गोरा हो या काला हो, दोनों आपके बेबी हैं और दोनों हेल्दी हो, ये आपको मैटर करना चाहिए कि आपका बेबी अच्छा हो, मेंटली फिट हो है और फिजिकली फिट हो, उसमें कोई और प्रॉब्लम्स ना हो, जेनेटिकली भी वो फिट होना चाहिए। केसर के दूध में केवल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप हेल्दी फील करते हैं, बेबी हेल्दी रहता है, आपका कलर का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कोकोनट वाटर, बहुत लोग सजेशन देते हैं कच्चा नारियल खाने से बेबी गोरा होगा, कोकोनट वाटर लेने से गोरा होगा। नहीं, कोकोनट वाटर जो है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, इसी तरीके से कोकोनट भी एल्कलाइन नेचर का होता है, उसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं जो आपके बेबी की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। तो जिससे क्या होता है कि आपको एसिडिटी भी नहीं होती है और आप दूध पी पाते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे दूध लेते हैं तो कभी कभी हार्मोन्स के साथ दूध जब आप ले रहे होते हैं तो आपको एसिडिटी फील होती है। लेकिन अगर आप साथ में कोकोनट वाटर ले लेते हैं दिन में 1 बार या 2 बार, तो आपको वो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है, आप सॉर्ट आउट हो जाती है। यहाँ आपको कहते हैं कि आप मिल्क ज्यादा लो, मिल्क ज्यादा लोगे तो आपको आगे ब्रेस्ट फीडिंग कराने में हेल्प मिलेगी। जी नहीं, मिल्क आप उतना ही लें जितना आपको बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है। हाँ, क्योंकि मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, तो कभी कभी आपका मन कुछ और खाने का नहीं कर रहा तो आप मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क में भी मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी डाइट तो है ही। और एक और कंफ्यूजन जो सबको रहता है कि सेक्स नहीं करना, कोई कहता है सेक्स करना है, कोई कहता है सेक्स नहीं करना, कोई कहता है सेक्स से बिल्कुल दूर रहो क्योंकि बच्चे को चोट लग सकती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर दोनों में बिल्कुल अच्छे से, जैसे आपकी केमिस्ट्री है, आप सेक्स कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आप ध्यान दे सकते हैं कि अपनी बॉडी का मेन टॉप पोजीशन में जो पूरा वेट है वो कम से कम बेबी, आपकी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और आप सेक्स जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है आप उस फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो नेचुरली अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप मेन टॉप पोजीशन से आप दूसरी किसी पोजीशन के ऊपर आ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। तो आप देखेंगे कि सेक्स की कोई मना नहीं होती, क्योंकि जो बेबी है वो आपका रहता है सर्विक्स के अंदर, और आप जब सेक्स करते हैं तो वो आप करते हैं केवल सर्विक्स के बाहर तक। तो इसीलिए बेबी को चोट लगेगी ऐसा नहीं होता। बेबी के चारों तरफ वाटर बैग होता है, उसको कोई भी चीज टच नहीं कर सकती। तो इसीलिए उस टेंशन को निकाल के आप आराम से, जो आपकी केमिस्ट्री है, आप रिलेशन बना सकते हैं। इसी तरीके से कोई कहता है एक्सरसाइज ज्यादा करो, कोई कहता है एक्सरसाइज मत करो, बेबी गिर जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो एक्सरसाइज करते रहिए। लेकिन जैसे ही आपको 9th मंथ स्टार्ट हो तो
डॉक्टर से पूछ के आप डब्लू वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, डक वॉक जिसको बोलते हैं। और डब्लू वॉक क्या होता है कि आप जैसे इंडियन सीट के ऊपर बैठते हैं उस तरीके से बैठ के, या आप जब बैठ के घर में झाड़ू पोछा करते हैं उस तरीके से बैठ के आप डब्लू वॉक करना थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। उससे जो बेबी है थर्ड ट्राइमेस्टर में, देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बेबी गोल होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी का हेड अप होता है, बाकी चीजें पूरी बॉडी नीचे होती है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते बेबी का हेड नीचे आ जाता है और बाकी की बॉडी ऊपर होती है। तो इससे आपके पेल्विक रीजन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, इवन आपको चलने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगती है। आप दोनों टांगे पास करके नहीं बैठ सकते, आपको थोड़ी सी दूर रखनी पड़ती है। तो अननेसेसरी दोनों टांगों को पास मिलाने की कोशिश ना करें। और क्योंकि बेबी का हेड नीचे है तो आप ध्यान रखें कि किसी ऐसी सख्त चीज के ऊपर ना बैठें जिससे आपको परेशानी हो। आप कंफर्टेबल, हमेशा अपनी बॉडी की बात सुनिए। अगर आपकी बॉडी कंफर्टेबल है तो आप वैसे बैठिए, और कंफर्टेबल नहीं है तो आप वैसे मत बैठिए। और वॉक उतनी करिए जितनी आपको कंफर्टेबल है। इसके साथ आपने ध्यान देना है कि बेबी का हेड इस समय नीचे है, तो करीब 36 वीक के बाद कभी भी आपका डिलीवरी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना के देंगे जिसमें हम बताएंगे कि ऐसा क्या खाएं कि जिससे नॉर्मल लेबर पेन हो, आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं, सी सेक्शन से बचें। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, जरूरत से ज्यादा सिर्फ इसलिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप रेस्ट करते हैं, तो इससे आपका जो पेल्विक रीजन है उसकी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, बल्कि एक नॉर्मल लड़की से भी ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं और आपको डिलीवरी के टाइम दिक्कत आती है। तो इसीलिए जब तक डॉक्टर्स आपको ना रिकमेंड करें कि आप बेड रेस्ट करें या रेस्ट करें, तब तक अननेसेसरी रेस्ट ना करें। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा काम करें अपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नहीं। आप जो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल काम करते हैं केवल उतना करते रहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो ये थी कुछ बातें कि प्रेगनेंसी में हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का हमने ओवर हियर करना है। अपने डॉक्टर से हमेशा टच में रहना है। अननेसेसरी छोटी छोटी चीज के लिए अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना कि आपने कभी सिर दर्द की दवाई ले ली, कभी आपको बैक एक हो रहा है तो आपने बैक एक की दवाई ले ली, या आपने वॉमिटिंग के लिए ले ली। नहीं, आपने हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही मेडिसिन लेनी है। तो आई होप कि आपको आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसको सबके साथ शेयर करने वाले तो हैं ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी बेबी।